ओके, सो चैप्टर 13 काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के अंदर अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 4 के क्वेश्चंस। पार्ट 2 और पार्ट 4 दोनों के मिलाकर कुछ 15-20 जितने क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सिंपल तरीके से समझ लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बेसिक फार्मूला मैं बता दूं कौन कौन से फार्मूला के ऊपर आपका काम होना चाहिए। सबसे पहले आना चाहिए पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, और म्यू के 2 पॉइंट एन बाई एन ए और m बाई m। तो ये हमने किया हुआ था कि पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी में म्यू की 2 अगर वैल्यू ले ले तो एक फॉर्मूला n बाई एन ए आर टी से ये बन जाता है आर बाई एन, दैट्स के बी, तो कैपिटल एन के बी टी। अगर मैं यहाँ पे m बाई एम ओ ले लेता हूँ तो वहाँ से मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है। अगर मैं वॉल्यूम नीचे ले लूँ तो वो फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम। ये एक फॉर्मूला था, ये दोनों प्रेशर के फॉर्मूला। ओके, उसके बाद P इज इक्वल्स टू 1/3 रो एवरेज वी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला था। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 KBT। ओके, और इसी के आजू बाजू घूमता रहेगा। इसमें एक और फॉर्मूला इसको लेकर मैंने बताया था कि एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं VRMS, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी कोई भी क्वांटिटी का पहले स्क्वायर करो, उसके बाद उसका मीन लो और फाइनल में रूट लो। अब देखो, इसमें से मैं v का स्क्वायर ले चुका हूँ, उसका मीन वैल्यू ले चुका हूँ, बस अब क्या करना है, उसका रूट लेना है। तो इस वैल्यू को कहा जाता है VRMS। तो देखो, अगर इसको मैं सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दूं तो अंडर रूट 3p बाय रो, ऐसा एक फॉर्मूला बनेगा। अब इधर उधर ही थोड़ा सा तोड़ जोड़ करते रहना है। मान लो यही VRMS का फॉर्मूला 3p बाय रो p बाय रो, यहाँ से अगर मैं p बाय रो ले लूँ तो देखो, तो VRMS का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से आइडिया लगाना है, p बाय रो यहाँ पे है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं आप 3RT बाय एम। तो ये VRMS का 3RT बाय एमओ, यानी VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ऐसा आ जाएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन, उसके दो फॉर्मेट, n बाय एन ए, m बाय एमओ वाला, वहाँ से एक और प्रेशर का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, VRMS का फॉर्मूला 3p बाय रो या तो 3RT बाय एमओ। इसी में से कोई ना कोई फॉर्मूला आगे पीछे करते करते काम में आएगा। और एक जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो मीन स्पीड वाला, मतलब एवरेज पाथ वाला, मीन फ्री पाथ वाला। ओके, तो वहाँ पे भी हमने कहा था कि 1/√2 n πd स्क्वायर। ओके, अब ये √2 का वैल्यू वो एक कंसिडरेशन से आया था, स्मॉल n का वैल्यू p इज इक्वल्स टू स्मॉल n KBT कह दो तो इसमें से स्मॉल n का वैल्यू बन जाता है p बाई KBT, तो p और KBT चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे है ही कुछ गिने चुने 4-5 फॉर्मूला, उसके आजू बाजू देखते जाएंगे तो पता चलता जाएगा। A vessel contains two non-reacting gases, the neon and oxygen। मतलब एक है मोनोएटॉमिक, एक है डायएटॉमिक। Ratio of their partial pressure is 3:2। Estimate the ratio of number of molecules, not a Mohs density but it's a mass density। तो यहाँ पे A आ जाएगा, mass density of a neon and oxygen in the vessel, atomic mass of neon 22.2 and molecular mass of oxygen that is 32। अब करना क्या है, रेशियो किसका दिया था, क्योंकि प्रेशर का रेशियो दिया था हमारे पास है पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी, वॉल्यूम आर और टी सेम रखना था, तो रेशियो पी वी बाई पी टू, P1 बाई P2 दैट इज N1 बाई N2, रेशियो दिया था 3:2, तो सीधा हमें N1 N2 का रेशियो भी मिल गया 3:2। अब बात थोड़ी आगे बढ़ेगी, आपको क्या निकालना है, तो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है। तो अब हमें यहाँ पे ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अब याद करिए, पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी में आप एन आर टी भी कहते थे, पर वहाँ पे स्मॉल एन का मतलब जो आप केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे तो म्यू ही कहा था,
पर इसकी जगह पे आप n बाय Na ऐसा भी आप कहते थे। ओके, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो वही चीज है, n1 n2 आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू गैसेस एंड n इज द एवोगैड्रो नंबर। मतलब जो यहाँ पे मैंने Na से इंट्रोड्यूस किया था वो यहाँ पे n से इंट्रोड्यूस किया है। जो यहाँ पे सिर्फ n रखा था, यहाँ पे दो अलग अलग है, इसलिए इसको n1 और n2 कहा है। तो अगर हल्का सा आइडिया लगा दो तो ये जो म्यू था जिसको मैंने यहाँ पे स्मॉल n कहा है, तो इस चैप्टर के अंदर वो थोड़ा सा सिर्फ आपको ध्यान रखना है कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू को हमने क्या सिंबल कंसिडर किया हुआ है। अब मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कंफ्यूज करता है, तो आपको लेना है पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी। तो म्यू वन म्यू टू ले लो, तो ये रेशियो म्यू वन म्यू टू का मिल जाएगा। म्यू इज इक्वल टू एन बाई एन कहना अच्छा लगता है तो ठीक है, म्यू वन बाई म्यू टू कह दो तो एन वन बाई एन टू मिल जाएगा, वन इन द सेम थिंग। उसके बाद अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था म्यू इज इक्वल्स टू एम बाय एमओ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे स्मॉल m1 एंड कैपिटल M1 ऐसा कहा जो मैंने m और mo से कहा था, स्मॉल m और mo दैट इज mo फॉर मोलर मास। ओके, तो सिंबल्स जो है उसका थोड़ा इस चैप्टर के अंदर फ्रीडम रहेगा, आप अपनी मर्जी के हिसाब से उस सिंबल को थोड़ा सा आगे पीछे ले सकते हो। आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से सिंबल को हमने क्या लेना चाहा है, दैट्स इट। अब यहाँ पे डेंसिटी का रेशियो निकालना था, तो m1 बाई वी m2 बाई वी, मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोर्स सेम रहेगा, तो m1 m2 का रेशियो आपको मिल जाएगा था कि यहाँ से आपको n1 n2 के टर्म में ही वो मिल रहा था। n1 n2 रेडी था, मोलर मास वैल्यू रेडी था, तो डेंसिटी का रेशियो भी मिल जाएगा। जो चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स को समझना इजी होता है या तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना होता है, वहाँ पे स्टूडेंट को एक छोटी सी बात का ध्यान ये रखना है कि उसको क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है वो, और जो कुछ भी यहाँ पे दिया गया है उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार लिखकर उसको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर वो लिखकर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इजी क्वेश्चंस होने के बावजूद भी उसको कम समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन जिसको अभी मैं यहाँ पे बता चुका था कौन कौन से फॉर्मूला देखने थे, यू हैव दैट VRMS वैल्यू। हितार्थ, मानव और केवल अपने वीडियो या तो ऑन करिए या तो आप क्लास से जा सकते हैं बाहर। बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अवेलेबल रहेगा ये यूट्यूब पे। हाँ, calculate the RMS velocity of air molecules STP given density of air is 1.296 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मैंने अभी जस्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बताया था, VRMS अंडर रूट 3p बाई रो। कहाँ से आया था? तो क्या भाई प्रेशर याद करिए, एक क्यूब वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो वहाँ से बताया था 1/3 रो v स्क्वायर, वहाँ से मिल जाएगा 3p बाई रो। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 10⁵ पास्कल, चैप्टर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद डेंसिटी 1.296 गिवन है, बस सिंपली वैल्यू प्लेस करो, रेडी हो गया। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे कोई नया चेंजेस नहीं हो सकता है ताकि एयर डेंसिटी यही का यही रहता है। हाँ, उसमें 1.296 की बजाय 1.2 कर दे या 1.3 कर दे तो बाकी ये वैल्यू भी फिक्स और ये वैल्यू भी फिक्स, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी फिक्स ही रहता है। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन, a flask contains of argon and a chlorine in the ratio 2:1 by mass, mass का रेशियो है। Temperature of mixture is 27 डिग्री सेल्सियस, the ratio of average kinetic energy। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया हो, काइनेटिक एनर्जी यूज करनी हो, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आता है 3/2 kBT से। रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS बताया था मैंने, फिर से मैं यहाँ पे एक और बार लिख दूँ। VRMS जब भी हम बताए तो VRMS के दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, VRMS अंडर रूट 3p बाई रो इज इक्वल्स टू 3RT बाय MO। इन दोनों में से कोई ना कोई यूज होगा।
एटॉमिक मास ऑफ आर्गन, मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है। तो सबसे पहले पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस इज से 3/2 kBd। नाउ इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द गैस। मतलब गैस आर्गन है कोई भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। अगर उसका रेशियो लेना हो तो रेशियो यूनिटी यानी 1:1 रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप इट्स विल क्लियर। रूट मीन स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kBt काइनेटिक एनर्जी होता है वो। तो बस यहाँ पे 2 कैंसिल करो, मास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो यू कैन जस्ट डू सिंपल थिंग। If small m is the mass of a single molecule and m is the molar mass, तो half mv square, of course VRMS 3/2 kBt, and that is for a given temperature। तो यहाँ पे क्या करना है देखिएगा ध्यान से, ये रिलेशन अपने को समझ में आना चाहिए। V square RMS for the argon, V square RMS for the chlorine is equals to mass of chlorine to the mass of argon, mass of chlorine। तो ये जो है और ये जो है उसकी डिफरेंसेस पता चलने चाहिए। कैपिटल एम यहाँ पे आप देख सकते हो, मास ऑफ क्लोरीन दैट इज गिवन, क्लोरीन किधर गया 70.9, आर्गॉन 39.3, तो आर्गॉन 39.9, तो दिस इज कंसिडर एज ए मॉलिक्यूलर मास। ओके, MO आप इसको कह सकते हैं। तो V स्क्वायर का मास के साथ का ये सीधा सीधा रिलेशन आपको मिल सकता है, जिससे आपको VRMS मतलब इसका भी आप फाइनली रूट निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kBt में ये मास का रेशियो क्यों लिया, उसके ऊपर कोई आइडिया दे सकता है? मैंने ये रिलेशन किस बेसिस पे कंपेयर करवाया? V स्क्वायर RMS इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन मैं किस बेसिस पे बता सका? थोड़ा सा हल्का सा सोचिए तो शायद पता चले। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ। तो सर उसमें वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया, हम्म। तो मतलब 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम होगा, और उस काइनेटिक एनर्जी और 2 कॉमन निकलेगा, वो कट हो जाएगा ऊपर नीचे, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू। देखो इसका क्या रिलेशन था, तो कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी यहाँ से बताया ना 1:1 है। ओके, आर्गोन हो चाहे क्लोरीन हो, काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBt 3/2 kBt 1:1 रहेगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा करना था, हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, तो 1 रहेगा ना। तो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल हो गया। अब मास ये जो है, मान लो पहला मैं आर्गॉन के लिए लेता हूँ, दिस इज फॉर आर्गॉन एंड दिस इज फॉर क्लोरीन। यहाँ पे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैसा है, 1 है। तो इसलिए क्या किया, मास ऑफ क्लोरीन ऊपर गया, मास ऑफ आर्गन नीचे आया। देखो मास ऑफ क्लोरीन ऊपर गया, मास ऑफ आर्गन नीचे आया। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट था ना कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1 रहेगा, तो यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, उसी का रेशियो लिया हुआ है, जिसमें 3/2 kBt 3/2 kBt दोनों साइड सेम टू सेम रहेगा, इसलिए वो 1 आएगा। उसके बाद दोनों साइड रूट ले लो तो आपको VRMS का रिलेशन है वो मिल सकता है। वैसे बहुत सिंपल पर बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि वहाँ पे ये स्ट्राइक होना चाहिए कि पहले पॉइंट में ही बताया कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1 है, उसका ही यूज यहाँ पे किया हुआ है। गुड वन। अब देखो एट व्हाट, ये टाइप का क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में जनरली पूछा जाए, ये क्वालिटी का क्वेश्चन है। At what temperature is the RMS velocity of hydrogen molecule equal to that of the oxygen molecule? तो दोनों की VRMS को क्या करना है, कंपेयर करना है। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे रिलेशन 47 डिग्री सेल्सियस आ गया, दोनों की VRMS को कंपेयर करेंगे तो 3 दोनों में सेम, R दोनों में सेम, T दोनों में सेम। तो हमें सॉरी T क्या,
यहाँ पे क्या पूछा था, एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब 47 पे हो तो हाइड्रोजन का वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, तो दोनों का वेलोसिटी है वो सेम कर दिया, वीआरएमएस सेम हो गया, उसका मोलर मास अलग, उसका टेम्परेचर अलग, 3R दोनों साइड से कैंसल, रूट रूट कैंसल, तो बचता क्या है, तो कि इस साइड से बचता है t, इस साइड से बचता है 47 प्लस t, ऐसा भी लिख सकते थे, 273 ना लिखते तो भी चलता, ये 2 और ये हो जाता 16, मतलब ये t आपको जो फाइंड करना है वो, तो t को सब्जेक्ट बना देते, ऊपर गया 47 प्लस 273 16, ओके, और उसके हिसाब से आ गया 16 2 सो 20 कैलोरी। ओके, तो फॉर्मूला यही, पर उसको कैसे यूज करना है वो पता चलना चाहिए। सेम क्वेश्चन 47 की बजाय 27 डिग्री सेल्सियस दे दे तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, उसके हिसाब से उसके आंसर में चेंज आ जाएगा। 47 की बजाय कुछ और टेम्परेचर दे दे, बट बेसिक फंडा सेम, वीआरएमएस को इक्वल करो और टेम्परेचर को फाइंड करो। तो वीआरएमएस का ये फॉर्मूला 3p बाई रो, वो रो वाला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kBT वाला फॉर्मूला, ये ज़्यादातर यूज में आने वाले फॉर्मूलाज है। अब ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें आपको कुछ वैल्यूज जो है वो एज्यूम कर लेनी पड़ेगी, या तो कुछ कुछ उसका जो मेथड है उसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, लाइक दिस। यूरेनियम हैज ए 2 isotopes masses 235 238. If both are present in the uranium hexafluoride gas, which would have the larger average speed? Okay, if atomic mass of fluorine is 19 and estimate the percentage difference in the speed at any temperature, how is the above concept of a difference in the speeds utilized in the enrichment of uranium for a nuclear fission? अब देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इसलिए मैं तो करवाऊंगा, पर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए आपको न्यूक्लियर फिशन का थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पे जब कोई मटेरियल मिक्स जो होता है तो वहाँ पे उसका प्रपोर्शन कैसे होता है वो पता होना चाहिए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटॉप वो पता होना चाहिए। कोई बताएगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटॉप? आइसोटॉप का कॉन्सेप्ट क्या है? हैव यू हर्ड आइसोटॉप्स, या आइसोबार, आइसोमर? सर उसमें मतलब न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, ओके, जैसे मतलब हाइड्रोजन का होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। यस यस यस, राइट राइट राइट। उस तो उन क्या उनका सिर्फ न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। देखो, अब उसको आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये आपने शायद अभी अभी पढ़ा होगा या तो काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए ये दो में से कोई एक रीज़न है, इस वजह से शायद आपको एग्जैक्ट नहीं पता है। बट व्हेन वी से आइसोटॉप्स तो हमें सीधा फोकस करना है एटॉमिक नंबर के ऊपर। आई रिपीट, व्हेन वी से आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर इक्वल, व्हेन वी से आइसोबार atomic mass equal, when we say isotones and isotones तो टोन से पता चलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल, और एक होता है आइसोमर जहां पे उसकी प्रॉपर्टी हो इक्वल। तो आइसोटॉप्स यानी एटॉमिक नंबर, आइसोबार यानी एटॉमिक मास, आइसोटोन्स यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल। ओके, तो इतना अगर आप पता रखेंगे तो आपका काम जो है वो आसान यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ ज़्यादा पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे कि 235 232 उसके आइसोटॉप्स है, हेक्साफ्लोराइड गैस है, विच वुड हैव द लार्जर एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे हमें पता है एवरेज एनर्जी दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स दैट इज अ हाफ mv², और वहाँ पे उसको गैस है तो कोई लेना देना है नहीं, टेम्परेचर से लेना देना है। बट सो स्मॉलर द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल फास्टर विल बी द स्पीड। ये किस कॉन्सेप्ट पे आएगा, तो कि अगर उसका मोमेंटम सेम रहता है तो यहाँ पे उसने बताया स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे 235 दिया हुआ था, 6 इंटू 19। अब ये 6 इंटू 19 का क्या कॉन्सेप्ट है देखने जाओ तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये 6 इंटू 19 मॉलिकुलर मास ऑफ यूरेनियम 235 हेक्साफ्लोराइड
If atomic mass of fluorine is 19 units, estimate the percentage difference. अब यहाँ पे 235 लिया तो क्या हाँ वो पता चला, यूरेनियम हैज 2 आइसोटोप्स, एक ले लिया। एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन 19 ले लिया, पर इसका रीजन कोई बता सकता है तो शायद आपने पढ़ा। हेक्सा मतलब 6 6 होता है, तो एक बन गया 349, एक बन गया 352, उतना ही डिफरेंस आएगा। बाकी 19 6 तो सेम रहेगा, 235 233 का डिफरेंस आ गया। नाउ व्हाट, अब वेलोसिटी का रेशियो आपको यहाँ पे v का रेशियो लेना हो तो हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी की बरोबर वैल्यू, मतलब रेशियो फिर से 1 बनता, और आपको तो वेलोसिटी का रेशियो चाहिए तो रूट निकाल दो, तो ये रूट मिल गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है उसका परसेंटेज डिफरेंस। अब ये परसेंटेज डिफरेंस मुझे कोई 11th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में समझाएगा ये कैसे काम करता है? चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट में आया परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड्स। थोड़ा सा हल्का सा सोचिए, शायद आइडिया आ सकता है। ओके, एरर हो रहा था, परसेंटेज एरर। हाँ 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 हाँ, इसलिए इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चैप्टर 2 के अंदर परसेंटेज एरर जो हमने लिया हुआ था, मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पे ऐसा उसने बताया, फिक्स्ड टेम्परेचर सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, स्मॉलर द मास ऑफ मॉलिक्यूल फास्टर विल बी द स्पीड। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे दो अलग अलग वेलोसिटीज ले ली और हमें उसका रेशियो मिल रहा है 1.0044। ओके, अब उसका हमें परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड्स ऐसा निकालना है। ओके, अब यहाँ पे आप उसको थोड़े अलग तरीके से भी समझने का या तो देखने का ट्राई करो, तो भी शायद पता चल सकता है इसने ये कैसे वैल्यू निकाली होगी। ओके, हाँ, जबकि यहाँ पे ऊपर का वैल्यू दिया है 1.0044, यहाँ पे 0.0044। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का रेशियो है वो ये मिल रहा था। अगर डेल्टा वी का मतलब मैं वहाँ पे ऐसा ले लूँ कि दैट समथिंग 1.0044 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि जनरल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हम 1 लेते हैं यूनिटी के हिसाब से। तो नया वाला माइनस पुराना अपॉन ओरिजिनल, तो डेल्टा वी बाई वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वन। तो वहाँ से आपको ये परसेंटेज है वो मिलता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन है थोड़े अलग लेवल पे, पर ये थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ताकि हो सकता है आपको फिशन एग्जैक्टली क्या है वो पता ना हो। क्या है पता है किसी को फिशन क्या होता है? दो टाइप होता है, फिशन एंड फ्यूजन। सर उसमें मतलब एक पार्टिकल में से, यूरेनियम पार्टिकल में से वो हाइड्रोजन कुछ नहीं, वो सेपरेट होता है उसमें। हाँ देखिए, अब उस चीज़ को मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड है फ्यूजन। वैसे ये फ्यूजन वर्ड आप मुझे कोई बताएंगे, आपने एग्जैक्टली कई कोई जगह पे सुना है पढ़ाई के अलावा कहीं पे भी? कोई दो डिफरेंट चीजों को मिक्स करके कुछ बने तो उसे फ्यूजन बोलते हैं। अल्टीमेटली मिक्स करना हुआ। यस सर। तो फ्यूजन मतलब क्या, तो कि दो मटेरियल को अगर हम मिक्स करेंगे, कंबाइंड करेंगे, तो वहां पे फ्यूजन प्रोसेस होता होगा। तो फ्यूजन मतलब मिक्स करना हुआ, तो फ्यूजन मतलब क्या हुआ, सेपरेट करना हुआ। ओके, तो जब कोई बड़े न्यूक्लियाई को तोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं फिशन करना है। तो हैवी न्यूक्लियाई का फिशन होता है और लाइटर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। बहुत सिंपल सी बात। Now to separate it from the more abundant isotope uranium-238, the mixture is surrounded by a porous cylinder. The porous cylinder must be thick and narrow so that the molecule wanders through individually colliding with the walls of the long pore
और जैसा यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया हुआ है। अब ये थोड़ा सा अपने लिए बाउंस जा सकता है ताकि अपने को न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सभी क्या चीज़ है वो अपने को पता चलता नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि हम थोड़ा बहुत उसको समझ सके जो इसका रिक्वायरमेंट है। The faster molecule will leak out more than the slower one, and so there is more of the lighter molecule outside the porous cylinder. The method is not very efficient and has to be repeated several times for sufficient enrichment. मतलब ये ऐसी बात है कि दो पोरस सिलेंडर के बीच में अगर ऐसा मटेरियल रख दो तो हमें ऐसा एनरिच मटेरियल वो मिल सकता है, पर यहाँ पे ऐसा कहा इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, बहुत बार करना पड़ता है, पर एट द एंड उससे कोई रिजल्ट जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क वो होता नहीं है। ताकि आप यहाँ पे देखो तो जो भी स्पीड का परसेंटेज है वो 1% से भी बहुत 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 कम होता है। बट इट इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज। ओके, ये क्वेश्चन बहुत कम पॉसिबिलिटी में है कि पूछा जाए, ताकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ज़रूर है। नाउ सिलेंडर ऑफ ए फिक्स्ड कैपेसिटी 44.8 लीटर्स। तो सबसे पहले तो आपको लीटर से मीटर क्यूब का रिलेशन पता होना चाहिए। यस एनीवन? 1 लीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर क्यूब क्या होता है? 1000। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब। आर यू सीरियस? 1000 तो सेंटीमीटर क्यूब ना। देखो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल लेवल पे सोचने का ट्राई करो कि 1 मीटर का लेंथ हो, 1 मीटर का हाइट हो और 1 मीटर का ब्रेड्थ हो, तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो उसके लिए आप ऐसा याद रख सकते थे कि 1 मीटर क्यूब का कंटेनर हो ना, तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है। 1000 लीटर वाटर, मतलब 1 लीटर का बॉटल देखा होगा ना पानी आपने, ड्रिंकिंग वाटर। तो 1 मीटर बड़ा कंटेनर हो लेंथ में, ब्रेड्थ में और हाइट में, तो उसके अंदर 1000 बॉटल्स का पानी आ सकता है। तो ये रिलेशन याद रखेंगे ना, तो सीधा ये रिलेशन में आपको पता चल जाएगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो आई कैन से दैट 10⁻³ मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर का वॉल्यूम कितना बना? दैट इज 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ से ये रिलेशन पता हो वो सबके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। Now what? 44.8 liters contains a helium gas at standard temperature pressure. What is the amount of heat needed to raise the temperature of gas by 15 degrees Celsius? तो अब यहाँ पे बता जाए what is the amount of heat raised the temperature by the gas is 15 degrees Celsius। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट STP 22.4 लीटर्स जो होता है अपने को पता होना चाहिए। दूसरा गिवन है HE के लिए, हीलियम गैस के लिए, दैट इज 44.8 लीटर्स। तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे डबल हुए, 22.4 लीटर का वॉल्यूम, यहाँ पे है 44.8 लीटर का वॉल्यूम। सो नाउ व्हाट? यहाँ पे कौन सा मटेरियल लिया गया है? तो कि हीलियम। हीलियम कैसा मास मटेरियल है? मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक? दिया है इट इज मोनो एटॉमिक। यस एनीवन हैव आइडिया मोनो एटॉमिक मतलब क्या होता है? जिसका एक ही एटम हो, मतलब दो यहाँ एटम पे मिक्स नहीं किए। यस 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 यस, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एक कार्बन का है एक ऑक्सीजन का है, तो वो क्या बन गया? डाई एटॉमिक बन गया। उसके अलावा कोई और एग्जांपल डाई एटॉमिक का? NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके। और वेरी कॉमन O2। ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो भी डाई एटॉमिक ही होता है। मोनो एटॉमिक के एग्जांपल्स में He है, उसके बाद आर्गन है, नियॉन है, ये सभी मोनो एटॉमिक है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे वैल्यू बन जाता है 3/2R
3/2 पता है, R का वैल्यू हमें पता है, C भी मिल गया। अब क्या फाइंड करना था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ पे हीट का फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला थे हमारे पास, mc डेल्टा टी याद हो आपको तो, और एक था ml। ओके, तो ये हम 11 चैप्टर में देख चुके हैं। तो यहाँ पे mc डेल्टा टी, तो यहाँ पे cv आपके पास रेडी है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट आप ले सकते हो। वैसे एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 15 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बता रहा है, इसलिए डायरेक्टली 15 डिग्री सेल्सियस को 15 केल्विन लिया हुआ है। आई रिपीट, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना केल्विन होता? 278 278, नहीं 274 274। और 16 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना होता? 289। 289। चलो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 15 डिग्री 16। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 15 डिग्री सेल्सियस 15। तो क्या मैं अब यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 15 केल्विन? ओके, तो यहाँ पे ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 15 केल्विन ऐसा लिखा हुआ है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो n का वैल्यू 2 गिवन, 3/2 मतलब CV 3/2 आर गिवन, यानी टेम्परेचर डेल्टा के गिवन। तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस वो कोई टेम्परेचर नहीं पर टेम्परेचर का डिफरेंस था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो सकता है। चलो उसके बाद 7th क्वेश्चन में आता है डेंसिटी। 1 सेकंड, हाँ भाई, ओके। The density of water is 1000 kg per meter cube. The density of water vapor at 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, so not AIM but it is a ATM. Okay, so that is a 1 ATM. 1 atm pressure is 0.6 kg per meter cube. The volume of molecule multiplied by the total numbers gives the, what is called molecular volume, मतलब उसका just define किया. Estimate the ratio or the fraction of molecular volume to the total volume occupied by the water vapor under the above condition. तो एक सेंस में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे लेवल पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन बन गया, ताकि यहाँ पे कोई गिवन सिचुएशन जैसा नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर तो वो 1000 ही होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस 0.6 kg पर मीटर क्यूब, ताकि वो वेपर 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 ही है, तो उसका खुद का डेंसिटी 0.6 kg पर मीटर क्यूब है। तो दो अलग अलग डेंसिटी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेशन निकालना था। तो आपको पता होगा डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेंसिटी, density of water vapor and density of water is given, तो लो रेडी हो गया वॉल्यूम का रेशियो। तो मास तो सेम ही होगा ना, ताकि जितना पानी था उसी को तो वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे मास तो ऑफ कोर्स सेम ही लेना था। तो जस्ट इन अ सिंपल वे डेंसिटी इज रेशियो या तो वॉल्यूम रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रेशियो, तो वैल्यू डालने से सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाता है। और अगर आपने एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं देखा है देन दिस क्वेश्चन विल बी वेरी डिफिकल्ट। वो क्वेश्चन करोगे तो आपको 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन दोनों का आपको पता चल जाएगा, ताकि वहाँ पे बेसिक ही फॉर्मूला यूज किया हुआ है। वैसे आप लोगों को पता होगा 10⁻⁻10 को ये ए कहते हैं, और ए का मतलब क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, वो आपको पता होगा।
ना इन द पार्ट 4 मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर बात करें तो अभी जो पार्ट 2 के देखिए उससे भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, ध्यान से सुनिएगा। Estimate the fraction of the molecular volume to the actual volume occupied by oxygen at STP, मतलब standard temperature and pressure. Radius of oxygen that's given 3 angstrom, ऐसा हम यहाँ पे समझे 3 angstrom 3 10⁻⁻10 मीटर आ गया। वॉल्यूम का वैल्यू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था कि दैट्स अ 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस इज गिवन, वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो 1 मोल ऑक्सीजन की बात करें तो 1 मोल यानी 6.02 10⁻23 होता है। और वो 6.023 लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई किया, पर इसलिए यहाँ पे सिर्फ 6 लिया। क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया था, यहाँ पे तो हमने ही जानबूझकर 6.023 की बजाय सिर्फ 6 लिया हुआ है। आप चाहो तो 6.023 ले सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 6 × 10⁻23, तो ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोनों के अलग अलग वॉल्यूम मिले। अब क्या करना था, तो कि 1 मोल ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका भी वॉल्यूम मिल गया। अब क्या करना था, तो यू जस्ट ऑब्जर्व इट, 22.4 लीटर, इट्स अ 1 मोल ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है 22.4, और यहाँ पे है 6.78 10⁻5। तो ये 6.78 10⁻5 ये कौन सी वैल्यू है और कहाँ से आई? Hence the fraction of molecular volume to the actual volume 6.78 10⁻5 divided by 22.4 10⁻3। तो ये वैल्यू कहाँ से आई? थोड़ा सा हल्का सा सोचना है। वैसे देखा जाए तो शायद आपको कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो भी पता चल जाएगा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। 10⁻⁻5 10⁻⁻5 0.78 या तो यहाँ पे 0 नहीं होगा और या तो यहाँ पे 6 नहीं होगा। ओके, अगर आपके पास हो कैलकुलेटर तो इसको थोड़ा सा 10 की पावर को नहीं चेक करने का। ओके, 6 वैसे 3 यहाँ पे कैंसिल कर दो, 6 4 24 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो और चेक कर लेने का कि क्या यहाँ पे 0.78 10 की पावर आती है या 6.78 आती है। वैसे 10 की पावर का मैं बता दो, एक सेकंड, हाँ भाई आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई। 10⁻23 यानी 10 की पावर देखा जाए तो आता है 10⁻⁻7। ओके, तो 6 4 24 मल्टीप्लाई बाई 3.14 करो तो क्या आता है? हाँ 75.36। 1 सेकंड, हाँ थोड़ी आपकी आवाज़ कट रही है। 3.14। okay, so that is a 75.36। तो 75.36 आया, और उसको अगर हम यहाँ पे 10⁻⁻5 के ऑर्डर में लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो कि यहाँ पे 10⁻⁻7 10⁻⁻5 लिखना है। तो 10⁻⁻5 के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी सर दो 75 स्टेप पीछे चला जाएगा। हाँ ओके, एनीवेज कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी। 75 10⁻⁻36 था, उसका 10⁻² करना हो। देखो कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप ऐसा ले सकते हैं, 10⁻² 75.36 10⁻² यानी डिवाइड बाय 100। इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमें 0.75 या तो 0.78 ऐसा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ट्राई ये करना है कि इसका जो आंसर है 0.78, ओके 0.78 डिवाइड बाय
22.4 लीटर। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, यहाँ पे 6 गलती से प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे 0 ही आएगा, 0.78, और यहाँ पे आंसर आता है 0.034। 10⁻⁻5, ये -3, तो बचता है 10⁻⁻2। अब 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 करना हो तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी हल्की फुल्की सी गड़बड़ लग रही है। 10⁻⁻1 यानी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं पर 0.3 आएगा, ताकि 0.03 हो रहा है। तो 10 की पावर को थोड़ा सा सही तरीके से आपको लेना चाहिए। सो आई सजेस्ट 10⁻⁻1 यानी क्या, तो कि वो 10⁻⁻3 तो हमने बना दिया, मतलब 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.34 ऐसा आंसर आएगा। तो 3 इंटू 10⁻³ के बजाय 0.34, 10⁻³ ऐसा आंसर आएगा। ओके, तो कोई भी वैल्यू लिखते हो तो सीधा सीधा, आई होप आप ऐसा तो लर्न नहीं करते होंगे, एटलीस्ट कहीं पे कोई भी कैलकुलेशंस हो तो आप उसको चेक करते ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसी थोड़ी बड़ी छोटी मोटी जो मिस्टेक्स है वो ऑब्वियस है, तो कोई भी कैलकुलेशंस करो तो थोड़ा सा ध्यान रखने का। 10 की पावर पॉजिटिव नेगेटिव का जो रिलेशन है वो पता चलना चाहिए। अगर उसमें भी आप अभी भी कंफ्यूज होते हो तो बहुत बेसिक लेवल पे चलिए, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, 33.45 10⁻⁻6 हो, उसका 10⁻⁻7 करना हो, मतलब क्या, क्योंकि एक और -1 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय 10। ये डिवाइड वाला 10 है ना, वो यहाँ पे -6 का -7 करेगा। 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 23 का हो जाएगा 234। -6 का अगर मान लो आपको -5 करना है तो -5 इंटू 10⁻⁻1 यानी वो डिवाइड हो जाएगा, तो 23 का 2.4 हो जाएगा। मतलब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा वो पता चलना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, PV इज इक्वल्स टू nRT, सीधा वॉल्यूम पर हमें पता ही है 22.4 लीटर है, ऐसा शो करना है, तो दीज ऑल आर ऑब्वियस वैल्यूज, तो सीधा आपको पता चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप है। ओके, जो ऑब्वियस टाइप की वैल्यूज है उसका वहां पे यूज करना है। फॉर द फोर्थ क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, 2 या 3 मार्क में अगर इसमें से कुछ पूछना हो तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। An oxygen cylinder of volume 30 liters, initial gauge pressure 15 AIM नहीं पर ATM, temperature 27 degrees Celsius. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, the gauge pressure is 11 ATM. पता नहीं, ये AIM पता अच्छा लग रहा होगा। 17 डिग्री सेल्सियस, तो देखा जाए तो दो अलग वॉल्यूम, एक 30 लीटर का, प्रेशर दो 15 एंड 11, टेम्परेचर भी दो 27 एंड 17 डिग्री सेल्सियस। नाउ मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट यानी मास का डिफरेंस क्या होगा, तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है PV इज इक्वल्स टू μRT या तो PV इज इक्वल्स टू nRT, कुछ भी ले सकते हैं। तो N1 P1 V1 RT1, उसी तरह से P2 V2 RT2, यहाँ पे दोनों में वैल्यूज डाली, दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया। अब ये डिफरेंस ले लिया मतलब इतना क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा पूछा था मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर, तो टोटल जो उसका मास था किधर गया, atmospheric, and estimate the mass of oxygen taken out of the cylinder and molecular weight of oxygen is 32। अब यहाँ पे अलग अलग प्रेशर्स, अलग अलग टेम्परेचर्स और वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पे कि 4.4 यहाँ पे जो मिला ना वो मोल वैल्यू मिला। अब उस मोल वैल्यू को क्या करना था, 4.4 मल्टीप्लाई बाय 32G। ये 32G क्या है, अगर थोड़ा सोचो तो
यहाँ पे O2 ऑक्सीजन का मोलर मास था, मॉलिक्यूलर वेट था 32 ग्राम। तो जो 4.4 था उसको 32 ग्राम से मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि यहाँ से 0.141 किलोग्राम जितना गैस बाहर आ जाएगा। दैट्स इट। फिफ्थ भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि गिवन डेटा रेडी है और बस सिर्फ उसको कंपेयर करना है। एयर बबल ऑफ वॉल्यूम दैट्स गिवन फ्रॉम द बॉटम, taken 40 meters deep at a temperature of 12 degrees Celsius. What volume does it grow when it reaches the surface which is at the temperature of 35 degrees Celsius? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर T1 वॉल्यूम दिया हुआ है, बट बी केयरफुल सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे 40 मीटर डेप्थ, तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक 40 मीटर डेप्थ, तो सरफेस के ऊपर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां से आप 40 मीटर नीचे जाते हो। एच रो जी, यहाँ पे रो का वैल्यू 10⁻3, जी का वैल्यू 9.8 और एच 40 मीटर, तो पूरा का पूरा इतना पास्कल वैल्यू मिलता है। ये कॉन्सेप्ट आपका शायद फ्लूइड मैकेनिक्स से क्लियर हो। उसके बाद एक टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, दूसरा था 35 डिग्री सेल्सियस। तो T2 दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब 40 मीटर डेप्थ पे था, अब सिर्फ सरफेस के ऊपर है, तो वहाँ पे P2 आ गया। सो यू हैव ए T1, P1, T2, P2, and now V2 is considered as a volume of air bubble at the surface, मतलब वो जैसे वो बबल ऊपर आया, तो यहाँ पे P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2। हर एक की 3 वैल्यू, टोटल 6 वैल्यू है, 6 में से 5 दिया हुआ है, एक वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन, सेम टू सेम फंडा आप लगा सकते हैं 6 क्वेश्चन में। डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, क्या क्या गिवन है। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपके पास Kb का वैल्यू, P का वैल्यू, स्मॉल एन KBT आपको पता है, और वहां से सीधी सिंपल से वैल्यू प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू डालो, आंसर मिल जाएगा। सेम हियर, find out the kinetic energy at the 3 different temperature, 27 degree Celsius, 6000 Kelvin and 10⁻7 Kelvin। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला 3/2 KBT, केल्विन में और केल्विन में 3/2 सब में सेम, KB सब में सेम। यहाँ पे 300 आया, यहाँ पे 6000 आया, यहाँ पे 10⁻7 आया, तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ओके, पर ये एक बार अटलस आपने लिखा होगा तो आप एग्जाम में कर पाओगे। 8th क्वेश्चन हम कर चुके थे, VRMS का अलग फॉर्मूला √3 RT/m, सो रिलेशन विथ इनवर्स √m आएगा। वही फॉर्मूला आपको 9th क्वेश्चन में अप्लाई करना है। VRMS इज इक्वल टू √3 RT/m। ओके, प्रीवियस इक्वेशन किया था, यहाँ पे हीलियम का और आर्गन का अलग अलग मास दिया है। एट व्हाट टेम्परेचर root mean square speed of atom and argon and cylinder equal to the RMS speed of helium gas। तो दोनों की VRMS को कंपेयर करो, 3R रूट कैंसिल, T मिल जाएगा। तो सभी के सभी क्वेश्चंस ऐसे है कि अगर आप एक बार लिखते हो, बट हाँ एक बार लिखना पड़ेगा, एक भी बार नहीं लिखा आपने तो इतना सिंपल होने के बावजूद भी पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम में शायद ना कर पाओ। ओके, और ये एक लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे मीन फ्री पाथ वाला था, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि लैम्डा बार 1/√2n πd², और वहाँ पे P इज इक्वल टू स्मॉल n KBT। अब देखो यहाँ पे स्मॉल n को सब्जेक्ट बना दो, तो KB जाएगा ऊपर, √2 P πd², KBT √2 P πd², वैल्यूज रख दो, मीन फ्री पाथ मिल गया। 3 RT/m, टेम्परेचर गिवन, मास गिवन,
तो आपको उसका VRMS भी मिल जाएगा। तो इस चैप्टर के मतलब ये छोटे छोटे चैप्टर का ये स्पेशलिटी होता है कि उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, सब कुछ गिवन होता है। ओके, अब यहाँ पे 3-4 वैल्यू पूछ ली, पर अगर आप थोड़ा सा आगे का भी नॉलेज रखते हो तो देखो हर एक सिचुएशन मतलब फॉर्मूला है सीक्वेंस में है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर इट, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, हमने देखा था वेव्स के टाइम पे। तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी बन जाता है v बाय लैम्बडा, VRMS मिला हुआ है, वेवलेंथ पता है। नाउ टाइम टेकन फॉर द कोलिजन, यानी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये भी मिल जाएगा। टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया लगाइए, 1/f क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड कहते हैं कैपिटल टी। तो यहाँ पे स्मॉल टी की बजाय उसको कैपिटल टी कहो तो शायद ज़्यादा आइडिया अच्छा रहेगा, ताकि यहाँ पे ये रेशियो है ना, यहाँ पे ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो फिर से बताता हूँ। देखो स्मॉल टी और स्मॉल टी कंफ्यूज कर सकता है, बेटर इसको कैपिटल टी कह दो। कहा है ना कैपिटल टी 2 × 10⁻⁻10, स्मॉल टी 4 × 10⁻13, उसी का तो रेशियो लिया हुआ है। So this is not the small t, but that is a capital T, and that is called as a time period. It's a reciprocal of frequency. तो थियोरी सही तो फॉर्मूला सही तो न्यूमेरिकल सही, न्यूमेरिकल सही करते जाओ तो आपका थियोरी भी सही सही तरीके से हो सकता है। वैसे ये चैप्टर काफ़ी सारे स्कूल्स पूछती नहीं हैं, पर अगर आपकी स्कूल पूछने वाली है, ताकि ये चैप्टर कंपलसरी भी नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें पूछने जैसा अगर कुछ हो तो वो प्रेशर का एक फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, और इसमें से कोई एक आध दो न्यूमेरिकल जो है वो शायद आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल चैप्टर बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग प्रिपेयर करो और समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। क्लियर एवरीवन?